दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय धर्म में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आज मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ जिस वीडियो पर, उस वीडियो का टाइटल है कैन ईवीएम मशीन बी हैक्ड। इसको 3D एनिमेशन के द्वारा एक चैनल है प्रोफेसर ऑफ हाउ, उन्होंने इसको फिल्माया है। तो आइए आप और हम मिलकर देखते हैं इस वीडियो को। मैं आपसे बातें करता हूँ वीडियो के अंत में क्या कुछ है इस वीडियो में। तो दरअसल ये आज का जो दौर चल रहा है, इलेक्शन का दौर, जून तक जो चलने वाला है, तो उस दरमियान बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कैन ईवीएम मशीन बी हैक्ड, क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आइए देखते हैं, फिर मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। लेट्स प्ले। अपने देश में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं एंड दिस इज द लार्जेस्ट एवर इलेक्शन इन हिस्ट्री। मतलब टोटल 97 करोड़ भारतवासी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब चाहे ये 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हों या फिर हजारों पॉलिटिकल पार्टीज हों, पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ इन 3 मशीन्स के ऊपर है जो आप टेबल पर देख रहे हो। इन तीनों मशीन्स को कंबाइनली ईवीएम बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब दिक्कत की बात यह है कि इतिहास गवाह है, हारने वाली पार्टी ने हमेशा ही ईवीएम पर यह कहते हुए ब्लेम लगाया है कि अरे ईवीएम तो हैक हो गई थी। पर क्या सच में ईवीएम हैक हो सकती है? भी वो बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाता है। इसमें 2-4 मशीनें पकड़ी जाती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं खराब हो गई। हमें पूछना पड़ेगा कि जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? क्या आपने उसको प्रोग्राम कर रखा है? राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। के देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? इस सब के रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC राजीव कुमार कहते हैं, हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ये सब देख के कुछ सपोर्टर्स को लगता है कि बीजेपी को तो आज तक कभी ईवीएम से कोई दिक्कत हुई ही नहीं। लेकिन असलियत तो ये है कि ईवीएम हैकिंग का ढिंढोरा पीटने वाले सबसे पहले लोगों में से बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी भी एक थे। 2009 के जनरल इलेक्शंस हारने के बाद बीजेपी ने यूपीए पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का ब्लेम लगाया था। यहाँ तक आपको इतना तो क्लियरली समझ आ ही गया होगा कि कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो अपने आप को कवर अप करने के लिए ईवीएम को आगे कर देती है। लेकिन कई इंसिडेंट्स पास्ट में ऐसे भी हुए हैं जहाँ जनता को सच में ये लगा था कि भाई ईवीएम हैक तो हो सकती है। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे ये क्लेम करता है कि ईवीएम मशीन की हैकिंग इम्पॉसिबल है। I mean, सोच के देखो, जब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कंप्यूटर्स तक को हैक किया जा सकता है, तो फिर जो ईवीएम किसी शहर के एक स्टोर रूम में ही बंद है वो कैसे सिक्योर रह सकती है? एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, अपोजिशन पार्टीज वाले एग्जैक्टली किन सबूतों के बेसिस पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है? लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। वोट डालने के प्रोसेस पर और ईवीएम मशीन के वर्किंग मैकेनिज्म पर एक नजर हमको डालनी ही पड़ेगी। अगर हम ईवीएम हैकिंग के प्रोसेस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वोट डालने से पहले 3D एनिमेशन में इस बूथ के मैप को भी समझो। देखो, ये इस बूथ की मेन एंट्रेंस है। यहाँ से अंदर जाने के बाद सबसे पहले बैठे हैं ये 3 पोलिंग ऑफिसर्स। इन ऑफिसर्स के जस्ट सामने बैठा है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में है ये वोटिंग कंपार्टमेंट और फाइनली ये है इस बूथ का एग्जिट गेट। पोलिंग बूथ के गेट में एंटर होने से पहले वहां खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर्स अच्छे से आपकी चेकिंग करते हैं। तलाशी लेने के बाद आपको सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर के पास भेजा जाता है। यहाँ पर आपकी वोटर ID और वोटर लिस्ट में आपका नाम क्रॉस चेक किया जाता है। इसके बाद आपको अगले पोलिंग ऑफिसर के पास जाने को कहा जाता है। ये ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिए हुए रजिस्टर में आपके वोटर ID की पूरी डिटेल्स लिखेगा एंड आपकी डिटेल्स नोट करने के बाद उसी रजिस्टर में आपके सिग्नेचर भी करवाएगा। उसके बाद तीसरा पोलिंग ऑफिसर आपके लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर पर कभी ना मिटने वाली इंक लगा देगा और आपको एक स्लिप भी दे देगा। उसके बाद वो स्लिप लेकर आपको सामने बैठे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाने को बोलेगा। जैसे ही आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पहुंचते हो तो आपकी फिंगर चेक करके आपसे स्लिप ले लेगा और बॉक्स में उस स्लिप को डाल देगा। वेरिफिकेशन के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद के सामने रखी हुई इस कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को प्रेस करेगा, जिससे इस कंट्रोल यूनिट में मौजूद ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी। इसी के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी इस बैलेट मशीन की भी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। बैलेट मशीन की ग्रीन लाइट
लाइट का मतलब ये है कि बैलेट मशीन वोटिंग के लिए रेडी है और कंट्रोल यूनिट की रेड लाइट ये इंडिकेट करती है कि अब आप बैलेट यूनिट से अपना वोट कास्ट कर सकते हो। खैर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना आईडी कार्ड वापस लेने के बाद यानी कि वोट डालने के लिए इस वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ चले जाते हो। अब वोटिंग के मैकेनिज्म को ध्यान से समझने के लिए एक बार और इन 3 मशीन्स पर नजर मार लो। इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये जो रखी हुई है ये कंट्रोल यूनिट है और आगे जहां खड़े होकर आप वोट डालते ये वाली मशीन तो बैलेट यूनिट है और ये साइड में रखी हुई मशीन वीवीपैट है। अब ध्यान से समझो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक वोटिंग का ये सारा का सारा मैकेनिज्म मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में ये जो कंट्रोल यूनिट रखी हुई थी ये मास्टर है और ये बैलेट यूनिट और वीवीपैट ये दोनों ही स्लेव्स हैं। अब जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को प्रेस करता है तो कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट को ऑन होने का ऑर्डर देती है। अब जैसे ही आप बैलेट यूनिट में अपनी फेवरेट पार्टी को वोट देते हो तो पहले तो एक लॉन्ग बीप साउंड आता है, उसके बाद ये बैलेट यूनिट अपने मास्टर के पास यानी कि कंट्रोल यूनिट के पास सिग्नल भेजती है कि वोट रिसीव हो गया है। सिग्नल मिलते ही ये मास्टर यानी कि कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को एक फिजिकल पेपर स्लिप प्रिंट करने का ऑर्डर देता है। यही रीजन है कि बैलेट यूनिट में अपनी फेवरेट पार्टी को वोट देने के जस्ट बाद साइड में रखी हुई वीवीपैट मशीन आपको ये भी दिखा देती है कि आपने जिसको वोट दिया था उसकी पर्ची ये रही और इस नॉन डिजिटल डिस्प्ले पर वो पर्ची टोटल 7 सेकंड तक डिस्प्ले होती है और उसके बाद इसी वीवीपैट के कंपार्टमेंट बॉक्स में ऑटोमेटिकली कट होकर वो पर्ची गिर जाती है। एनीवेज, वोट देने के बाद इस एग्जिट गेट से आप बाहर आ जाते हो। 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। ये हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। जस्ट अभी आपने ये जो वीडियो क्लिप देखी ये साल 2017 की है, दिल्ली असेंबली की है। जो व्यक्ति आपको इस वीडियो में बोलते हुए दिखाई दिए वो सौरभ भारद्वाज हैं, जो कि आज दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर हैं। इस वीडियो में सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली असेंबली में और पूरे देश के सामने ये ओपनली क्लेम किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है, और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी बटन चाहे कोई भी दबे वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 123414। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाया और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करने के कुछ सीक्रेट कोड्स भी बताए। मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूं क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि वोटिंग करते वक्त बैलेटिंग यूनिट में अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देने के जस्ट बाद अगर उस पर्टिकुलर पार्टी का सीक्रेट कोड आप एंटर कर देते हो तो उस मशीन में आगे आने वाले सभी वोट्स उस एक पर्टिकुलर पार्टी को ही जाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आगे आने वाले लोग किस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं और किसको नहीं। इस पूरे मामले का सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि सौरभ भारद्वाज ने जो कुछ करके बताया, फाइनल रिजल्ट जब मशीन में उस असेंबली में आया तो वो भी सौरभ भारद्वाज के हिसाब से ही था, या आसान शब्दों में यूं कह लो कि ईवीएम हैक हो पा रही थी। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर ईवीएम हैक हो पा रही थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस पूरी सिचुएशन पर क्या रिस्पांस था। इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस ये था कि उन्होंने सौरभ भारद्वाज के इस इल्जाम को पूरी तरह से फर्जी बता दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियर शब्दों में ये बात बोल दी थी कि सौरभ भारद्वाज ने जो ईवीएम मशीन यूज की है वो एक डमी मशीन है, किसी देसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने बनवाई है। ना ही तो इलेक्शन कमीशन ऐसी मशीन को कहीं यूज करता है और ना ही ये मशीन उनके द्वारा अप्रूव्ड है। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम मशीन की इम्पॉसिबल हैकिंग का सॉलिड क्लेम इस बात पर भी करता है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ईवीएम में किसी भी तरह का एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, यानी कि ना कोई वाईफाई, ना ब्लूटूथ, ना ही इंटरनेट और ना ही कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी। सीधी सी बात यह है कि ईवीएम बैटरी पर चलने वाली मशीन है। सोच के देखो वो बचपन वाला वीडियो गेम जो सिर्फ बैटरी पर चलता था, क्या लगता है आपको कि उस गेम को हैक किया जा सकता है? सेम केस ईवीएम के साथ भी है। बीइंग अ स्टैंड अलोन मशीन, ये बात तो क्लियर है कि ईवीएम को कहीं डिस्टेंस से हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन कई लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ईवीएम मशीन्स का फिजिकल एक्सेस अगर किसी को मिल जाए तो वो बंदा उन मशीन्स को टेम्पर तो कर ही सकता है ना। यहाँ टेम्परिंग का मतलब है कि कोई क्रिमिनल कंट्रोल यूनिट को खोलकर उसकी चिप के साथ या तो छेड़छाड़ करे या उसको पूरी तरह से बदल ही दे। लेकिन 7 सितंबर 2023 को एक सुनवाई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को यह अश्योर किया था कि ईवीएम को सिर्फ हैक ही नहीं बल्कि टेम्पर भी नहीं किया जा सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ने यह दावा किस बेसिस पर किया है ये समझो। जिस ईवीएम की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट की जाती है, इसलिए उसे ECI ईवीएम कहते हैं। अब फिलहाल ये ईवीएम मशीन्स बनाने की जिम्मेदारी 2 गवर्नमेंट कंपनीज के पास है, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वंस ईवीएम मशीन्स आर रेडी देन इन कंपनीज के सिक्योर्ड वेयर हाउसेज में उनको रखा जाता है। हाल ही में कई अपोजिशन पार्टीज ने यह सवाल उठाया है कि BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी
यानी कि वो कंपनी जो ईवीएम बनाने का काम कर रही है उसमें जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कोई भी एक पार्टी पहले से ही चिप को अपने फेवर में मैनिपुलेट करवा ले? लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले किसी को ये नहीं पता होता कि कौन कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा या फिर बैलेट यूनिट के डिस्प्ले में कैंडिडेट्स के नाम किस सीक्वेंस में आएंगे। इसलिए पहले ही किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट के फेवर में ईवीएम को मैनिपुलेट करना टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा जब इन कंपनीज के सिक्योर्ड वेयर हाउसेज में ईवीएम मशीन्स को आगे भेजा जाता है तो एक नहीं बल्कि दो स्टेजेस पर एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसे बोला जाता है रैंडमाइजेशन प्रोसेस। रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर की हेल्प से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी मशीन कहाँ जाएगी। ये वैसा ही है जैसे एक लॉटरी सिस्टम, कंपनी वालों को पता भी नहीं होता और मैनुअली भी डिसाइड नहीं किया जाता है कि कौन सी मशीन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी और किस पोलिंग स्टेशन पर जाएगी। इसके अलावा इन कंपनीज के सिक्योर्ड वेयर हाउसेज से ईवीएम मशीन्स को आगे भेजने से पहले ही फर्स्ट लेवल चेकिंग भी की जाती है। फर्स्ट लेवल चेकिंग का मतलब होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेस्ट वोटिंग्स करवाकर ये प्रूव करता है कि उस समय मशीन्स न्यूट्रल रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस कर रही हैं। ये भी समझो कि वोटिंग होने से जस्ट पहले और वोटिंग होने के जस्ट बाद ईवीएम मशीन्स को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। इस स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी होती है कि बिना इजाजत के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये सारी ईवीएम मशीन्स 24 घंटे और 7 दिन इस स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी की निगरानी में ही रहती हैं। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के द्वारा लगाई गई स्पेशल सील से ये स्ट्रॉन्ग रूम लॉक्ड रहता है और इस सील को हटाने की परमिशन सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के पास ही होती है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर 24 घंटे पुलिस ऑफिसर्स तैनात रहते हैं। जब इस स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है तब पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे प्रोसेस पर निगरानी रखते हैं और साथ में ये पूरा प्रोसेस वीडियो रिकॉर्ड भी किया जाता है। इस वीडियो में यहाँ तक आपको ये बात तो क्लियरली समझ आ गई होगी कि ईवीएम मशीन के स्टैंड अलोन होने की वजह से उसको हैक करना पॉसिबल नहीं है और स्ट्रॉन्ग रूम एंड ट्रैवलिंग की एक्सट्रीम सिक्योरिटीज की वजह से टेक्निकली देखा जाए तो इसको टेम्पर करना भी पॉसिबल नहीं है। साथ ही ये बात भी याद रखो कि एक ईवीएम मशीन का लाइफ स्पैन 15 साल का है। अब ईवीएम का पहला मॉडल साल 1990 में शुरू हुआ था जो कि साल 2006 में बंद कर दिया गया था। इस इलेक्शन में यानी कि 2024 वाले चुनाव में ईवीएम का M3 मॉडल यूज किया जाएगा। इस M3 मॉडल में हैकिंग और टेम्परिंग को रोकने के लिए कई सारे नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे। इस M3 मॉडल के इन फीचर्स को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। ईवीएम को हैकिंग और टेम्परिंग से बचाने के लिए इसमें एक खास सिस्टम लगाया गया है UADM यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल। इस सिक्योरिटी फीचर में ये एडवांसमेंट किया गया है कि अगर कोई कंट्रोल यूनिट को ओपन भी करेगा तो मशीन ऑटोमेटिकली डेड या डिसेबल हो जाएगी। ये बात भी ध्यान रखो कि ईवीएम की चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, मतलब इसमें डेटा सिर्फ एक बार ही डाला जा सकता है। इसके अलावा जब आप बैलेट यूनिट का बटन प्रेस करते हो तो वो मैसेज एक कोड में कन्वर्ट होकर कंट्रोल यूनिट में जाता है। हर बार जब बटन दबाया जाता है तब एक नया अलग कोड जनरेट होता है। अलग अलग कोड जनरेट होने की वजह से इस कोड के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। साथ ही इस सिस्टम में हर प्रेस्ड की रियल टाइम डेटा और टाइम स्टैंपिंग भी होती है। ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त टेम्परिंग से बचाने के लिए उसमें ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ईवीएम की लोकेशन और मूवमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा सकता है ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ से इन सभी सिक्योरिटी एनहेंसमेंट्स ने मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि साल 2017 में इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ओपन चैलेंज दिया था। चैलेंज ये था कि हमारे ऑफिस में आओ, ये रही तुम्हारे सामने ईवीएम मशीन, अगर किसी में दम है तो इसको हैक करके दिखा दो। तो इलेक्शन कमीशन के चैलेंज को सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया था और इस चैलेंज के लिए रजिस्टर किया था। एक तो एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और दूसरी CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और गजब की बात यह है कि चैलेंज जिस दिन था उस दिन दोनों ही पार्टीज में से कोई भी नहीं गया। इंडिया में वोटिंग प्रोसेस को लेकर हाल ही में एक और पिटीशन डाली गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह डिमांड की गई कि 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन होना चाहिए। 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि वीवीपैट मशीन्स में जितनी भी स्लिप्स मौजूद हैं उन सभी की मैनुअल काउंटिंग की जाए और कंट्रोल यूनिट के साथ क्रॉस चेक किया जाए। करंट कंडीशन ये है कि 5% ही वीवीपैट वेरिफिकेशन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से 3 दिन पहले ये कहते हुए इस प्ली को डिक्लाइन कर दिया कि जितना ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन होगा एरर्स के चांसेस भी उतने ज्यादा ही होंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फटकार लगाई है कि सिस्टम पे भरोसा करना होगा, इसको टेक डाउन करने की कोशिश मत करो। देश का वोटिंग प्रोसेस हम वापस 60 साल पीछे खींचकर नहीं ले जा सकते। सवाल बस अब इतना सा रह गया है कि कंक्लूजन आखिर है क्या? ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं? कंक्लूजन ये है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि टेक्निकली ईवीएम मशीन को हैक करना या फिर उसको टेम्पर करना यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल है। वो बात अलग है कि कोई अंदर का बंदा किसी स्टेज पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिला हुआ हो, उस केस में फिर भी कुछ हो सकता है। इसी चीज के बेसिस पर अपोजिशन पार्टीज ये ब्लेम करती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बाइस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। हाल ही में इन अपोजिशन पार्टीज ने इस बात को हाईलाइट किया है कि इलेक्शन कमीशन एक सिलेक्टिव अप्रोच अपना रहा है यानी कि एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर रहा है।
देखिए, चुनाव आयोग तो पार्शियल है, चुनाव आयोग तो इम्पार्शियल नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसे देखा गया इंडिपेंडेंस का बाद कि आइन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनका स्वराष्ट्र मंत्री को साथ में लेके चुनाव आयोग का जो मेंबर कौन होगा वो सिलेक्ट कर। कोई हमारी बात का उत्तर नहीं देते, मिलते नहीं है। ये मेरी शिकायत चुनाव आयोग से मैंने पार्लियामेंट में भी बात कही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और बाहर भी मैंने कहा। और ये बात कभी मत भूलना कि पास्ट में राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, दोनों ही तरफ की पार्टीज ने ईवीएम हैकिंग के ब्लेम्स अपनी हार को कवर करने के लिए लगाए हैं। खैर, इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि पंजाब गवर्नमेंट ऐसा क्यों मानती है। तो ये था वीडियो आपने देखा। अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप 18+ हैं। तो इस बार जो वोटिंग होने जा रही है लोकसभा इलेक्शन को लेकर, आप जरूर से जरूर मतदान करें और अपने अधिकार का प्रयोग करें ताकि देश आगे बढ़ सके। तो बहरहाल आज हम जो वीडियो देखे उस वीडियो में 3D एनिमेशन के द्वारा ईवीएम मशीन के हेड के ऊपर एक पूर्णतः वीडियो फिल्माया गया है। तो विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने इस वीडियो में दिखाया कि कैसे ईवीएम मशीन को हैक कर सकते हैं कुछ कोड्स के द्वारा, जिस पर निर्वाचन आयोग का टिप्पणी था कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। मुझे भी लगता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, पता नहीं वो लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा न्यूज आता है सुनने के लिए, जैसे कि अमेरिका और रूस का जब चुनाव होता है तो उस वक्त ऐसा मतलब हैकिंग का बड़ा इशू रहता है। बहरहाल जो कंपनी ईवीएम मशीन बनाती है वो बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, जैसे PEL और ECIL कंपनी है जो कि ईवीएम मशीन बनाती है। अगर मैं बताऊं ईवीएम मशीन का सर्वप्रथम भारत में प्रयोग कहाँ किया गया था तो वो था केरल के विधानसभा क्षेत्र में एक क्षेत्र आता है परवूर कह के, जहाँ इस ईवीएम मशीन का प्रथम बार प्रयोग किया गया था 1982 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उसमें ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। तो आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि क्या ईवीएम मशीन को सच में हैक किया जा सकता है या फिर कोई एक निश्चित पार्टी जीत रही हो उसके खिलाफ ऐसा बयानबाजी कर रहा हो। कोई भी पार्टी जीत रहा है, कल दिन दूसरी पार्टी जीत जाती है तो कहती है ईवीएम मशीन हैक नहीं हुआ है। तो क्या ये बोलना सही रहेगा? क्या ये चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं वो कहाँ और किस हद तक सही है? तो मैं आप पे छोड़ता हूँ ये सब बातें, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें।